जय हिंद देशवासियों। यूं तो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेके आज विकास की राह पर उसको ले जाने तक अनेकों महापुरुषों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। लेकिन जिस महापुरुष को याद करने के लिए आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, आज उनकी पुण्यतिथि के पावन अवसर पर मैं डॉक्टर आशीष ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कुछ बातें लेके आपके बीच में उपस्थित हूं। अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करने के लिए उपस्थित हूँ। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव देखे, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली उनके व्यक्तित्व में कभी भी, और वो थी राष्ट्र प्रेम, वो थी राष्ट्र भक्ति, वो थी राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण। वो एक राष्ट्र, संगठित राष्ट्र, भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पे ले जाने का जो उनका संकल्प था, वही उनको आज स्मरणीय बना देता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोई आम नेता नहीं थे दोस्त। उनके अंदर ये प्रतिभा थी कि वो अपनों को तो अपना बनाने की कला में माहिर थे ही, वो विपक्षियों के दिलों पे राज करने में भी बहुत ही सक्षम थे। इसी वजह से उनकी विचारधारा और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। राष्ट्र की अखंडता के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर करते हुए अपनी जान तक का बलिदान दे दिया इस राष्ट्र की अखंडता के लिए। अभी आपको आगे बताऊंगा। दोस्त, एक दक्ष राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वो एक बहुत ही विद्वान और स्पष्टवादी भी थे। उनका जो संगठन चलाने की कुशल क्षमता थी, उसकी वजह से अपने जीवन काल में अनेकों महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने सुशोभित किया। उनके जीवन के 3 मूल सिद्धांत को लेके वो चले। पहला सिद्धांत उनके जीवन में जो था वो था विद्या, दूसरा वित्त और तीसरा विकास। अगर मैं विद्या की बात करूं तो 6 जुलाई 1901 में बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मा एक बालक किस तरह से विद्या की सीढ़ियां चढ़ता चला गया कि 1921 में अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। इसके बाद ना रुकते हुए 1923 में उन्होंने एमए कंप्लीट कर लिया। 1924 में बैचलर ऑफ लॉ, वो भी कैलकाटा विश्वविद्यालय से किया। वही कैलकाटा विश्वविद्यालय जिसमें आगे जाके उन्होंने विश्व कीर्तिमान बनाया, जो अभी आपको बताऊंगा। रुके रहिएगा इस वीडियो में, जाइएगा मत। 1926 में अपनी बैरिस्टर की डिग्री को पाने के लिए वो इंग्लैंड की तरफ कूच किए और 1927 में वापस भारत बैरिस्टर बन के लौट आए। उन्होंने अपनी विद्या के क्षेत्र में कितना कुछ किया, वो आपको जान के अचंभा तब होगा जब आपको ये मालूम चलेगा कि मात्र 34 साल की उम्र में, मात्र 34 साल की उम्र में उन्होंने 1934 में कैलकाटा विश्वविद्यालय का कुलपति बनने का श्रेय हासिल किया। ये विश्व में पहली बार था कि 33 साल की उम्र का कोई विश्वविद्यालय का कुलपति बना हो। ये विश्व कीर्तिमान अगर किसी के नाम जाता है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम। ये सब मैं आपके बीच में सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि आपको हल्का सा ज्ञान हो कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका कितना गहन अध्ययन था। वो एक बुद्धिजीवी थे। ये आपके बीच में स्पष्टीकरण रखने के लिए मैंने उनकी शिक्षा के बारे में बताया। अगर उनके राजनीतिक कार्यकाल के बारे में बताऊं तो आपके लिए इतना ही जानना बहुत रहेगा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका जन्म हुआ कहां से, सोच के देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ जनसंघ से, और उस जनसंघ के संस्थापक अगर कोई थे तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हां, ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज हम श्रद्धांजलि सुमन अर्पण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको पेश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कुछ संक्षेप में आपको कह दूं कि 1930 में उनको कांग्रेस विधान परिषद का सदस्य चुना गया, लेकिन कुछ नीतियों के चलते उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता ना करते हुए वहां से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कलकत्ता में सरकार, जब फजल हक की सरकार बनी तो वहां उनको वित्त मंत्री का दर्जा दिया गया। वहां पे भी उन्होंने कुछ दिन बाद अपना इस्तीफा पेश कर दिया, क्योंकि सिद्धांतों
के साथ कोई समझौता वो कर नहीं सकते थे। लेकिन जिस तरीके से उनकी राजनीतिक सोच थी, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए 1940 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का उनको कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 4 साल उन्होंने भरपूर वहां काम किया, जिसके चलते 1944 में उनको पूर्ण अध्यक्ष के रूप में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के स्थापित किया गया। उनके इस 4 साल के अंदर उन्होंने अनेकों ऐसे कार्य किए जो स्मरणीय हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो पश्चिम बंगाल के आज जनक के रूप में उनको जाना जाना गलत नहीं है। इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो हिंदू थे उनकी ज़िंदगी में त्राहिमाम ना हो, उनको बंटवारे के टाइम पे परेशानी ना हो, और वो बंगाल पूरा का पूरा हमारा पाकिस्तान में बंटवारे के टाइम ना चला जाए, इसके लिए भरपूर प्रयत्न अगर किसी ने किए तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। स्वतंत्रता के बाद नवंबर 1948 में जब हिंदू महासभा उनके हिसाब से उनको नहीं चलाई दी जा रही थी और वो उसका विस्तार अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे थे, तो मजबूरी में उन्होंने 1948 में हिंदू महासभा को भी त्याग दिया। और दोस्त, देश की आज़ादी के टाइम पे जब जम्मू कश्मीर को अलग दर्जा दिया जा रहा था, 370 लागू किया जा रहा था, अलग संविधान बनाया जा रहा था, अलग ध्वज बनाया जा रहा था, तो जिस नेता ने पुरजोर उसका विरोध किया वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्योंकि एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक विधान, एक निशान, इस आइडियोलॉजी पे चलने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत ही कट्टरवादी थे इस विचारधारा को लेके कि अखंड भारत हमारा है। लेकिन देश के बंटवारे के बाद जब जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उस समय के जो थे उनके बीच में एक समझौता हुआ लियाकत अली जी के बीच में, तो उस समझौता के चलते भले ही केंद्रीय कैबिनेट में उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने, उस समय के तत्कालीन इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रधानमंत्री ने उनको उद्योग एंड आपूर्ति मंत्री बनाया था, लेकिन उन्होंने उस मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया क्योंकि अपने सिद्धांतों से वो कभी समझौता कर नहीं सकते थे। और आखिरकार वही हुआ जो नियति को तय था। आखिर 21 अक्टूबर 1951 में उन्होंने स्थापना करी दिल्ली में भारतीय जनसंघ की। ये भारतीय जनसंघ की स्थापना एक ऐसा मील का पत्थर बना क्योंकि पहले ही लोकसभा चुनाव में 3 सांसद चुन के आए 51-52 में, और उसमें से एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और उसके बाद आगे की तो आपको पता है कि 1951 में शुरू हुआ ये सफ़र, 3 सांसदों से शुरू हुआ सफ़र बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में विश्व के सारे कीर्तिमानों को ध्वस्त करता हुआ हिंदुस्तान की परंपराओं को आगे ले जाता हुआ 300 से ऊपर की संख्या पे आज विद्यमान है। तो हम कैसे याद ना करें अपने संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। दोस्त, 1951 और 52 में जब उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और उसके पहले कार्यकारिणी अध्यक्ष बने, उसके बाद से लेके उनका एक ही ध्येय था और वो ये था अखंड भारत। उनका ध्येय था कश्मीर को पूर्णतः भारत में विलय करना। उनका ध्येय था 370 की खिलाफत करना, और इसके लिए उन्होंने अनेकों जनसंपर्क पद यात्राओं से लेके संसद में अपना विरोध तक दर्ज किया। अनेकों इस तरह के कार्यक्रम उन्होंने चलाए। लेकिन दोस्त, क्या कहते हैं ना, जब आप किसी की खिलाफत करो तो वो किसी को पसंद आता नहीं। इसी दौरान चलते हुए कुछ ऐसी बातें हुई जो अप्रिय थी, जो आज तलक संदेह के घेरे में है और जिनके ऊपर कोई कमेटी, कोई जांच नहीं की गई। आप समझ सकते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, क्योंकि जब उन्होंने ये देखा कि परमिट लेके जम्मू कश्मीर में जाना पड़ रहा है, तो क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं? उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। जब उन्होंने देखा कि वहां के मुख्यमंत्री को वहां का प्रधानमंत्री समझा जाता है, उन्होंने इसका विरोध किया। जब वहां का ध्वज अलग हुआ, संविधान अलग करने की बात हुई, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। और यही विरोध
बहुत से लोगों को आंखों में खटकने लगा। लेकिन वो रुके नहीं, वो थमे नहीं। उन्होंने सोच रखा था चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अखंड भारत के लिए अपना प्रयास जारी रखूंगा। और उसी प्रयास के चलते हुए उन्होंने 1952 की एक जनसभा में ये डिक्लेयर भी कर दिया कि जब तक जम्मू कश्मीर के निवासियों, मैं आपको पूर्ण भारत के अंदर सम्मिलित होने का दर्जा नहीं दिला देता, मैं रुकूंगा नहीं, भले ही चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इतना ही नहीं, उस समय डोगरा समाज के साथ भी वहां बहुत सी कुरीतियों के साथ साथ बहुत सी अन्याय हो रहे थे, क्योंकि वहां के उस समय जो शेख अब्दुल्ला थे, उन्होंने डोगरा समाज के लोगों को भारत जाने का आदेश सुना दिया था, अपनी जमीन यहीं छोड़ के। इस अन्याय के खिलाफ भी अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और दोस्त, इसी दौरान 8 मई 1953 को जब वो चल पड़े जम्मू कश्मीर में इस परमिट संस्था को, इस परमिट प्रक्रिया को चैलेंज करने के लिए और डोगरा समाज की मदद करने के लिए 370 को हटाने की अपनी मांग को लेते हुए, उस समय 1953 में 8 मई को जब उन्होंने यात्रा आरंभ की तो उन्होंने 10 मई को अमृतसर में ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसी दौरान 11 मई को उनको जम्मू कश्मीर के 2 किलोमीटर अंदर अरेस्ट कर लिया गया। एक वर्तमान सांसद को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद सेंट्रल जेल और उसके बाद किसी अनजान जगह पे नज़रबंद करके किसी घर में रख दिया गया। अगले 1 महीने उनको किसी से मिलने दिया नहीं गया, कोई परिवारजन उनके संपर्क में नहीं था। और सिर्फ ये सूचना आई कि 22 जून को उनको अस्पताल में दाखिल किया गया और 23 जून को 1953 में उनका निधन हो गया। बहुत सी मांग उठी उस समय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पास कि इनके इस अकस्मात मृत्यु का जांच कराई जानी चाहिए, लेकिन कोई जांच कमेटी नहीं बैठी, किसी तरह की जांच नहीं हुई और इस भारत के सपूत को यूं ही पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। ये आज भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस ध्येय को लेकर चल रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस तरह से भारत माँ की सेवा में अपने जीवन का बलिदान दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस अखंड भारत की कल्पना करी, कोई भी हम में से जो राष्ट्रवादी है आज इस बलिदान को समझते हुए ये जानेगा, ये समझेगा कि अगर हम में भी देशभक्ति का कतरा भी जिंदा है तो मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर मैं इस वीडियो को आगे ज़रूर भेजूंगा, जन जन तक उनके प्रयासों को पहुंचाऊंगा। यही शायद उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं डॉक्टर आशीष, जिला केशवपुरम, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का सोशल मीडिया प्रमुख और प्रशिक्षण सह प्रमुख होने के नाते नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक सच्चा देशभक्त होने के नाते आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को आगे भेज के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए उनके भारत की, अखंड भारत के प्रति उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।